एक बहुत ही फेमस सिंगर जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है दुनिया में, मोहम्मद अज़ीज़। मैं टाइटल में नहीं डालना चाहता था नाम की अननेसेसरी कोई कमेंट करे। तो मोहम्मद अज़ीज़ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर रहे हैं। और ये एक्चुअली जो मैं यहाँ पर बात बोलने वाला हूँ, ये मेरा सिंगिंग का एवेल्यूएशन नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता है सिंगिंग के बारे में। लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी पोजिशनिंग के बारे में पता है। और मैं सिंगिंग की जो एनालिसिस ले रहा हूँ, ये सोनू निगम, ये बाकी और यूट्यूब पे जो बड़े बड़े स्टॉल वॉट्स हैं उनके कमेंट्स के बेसिस पे। तो सोनू निगम ने अपने एक इंटरव्यू में, जब उनकी डेथ हुई थी मोहम्मद अजीज़ की, तब आया था एक इंटरव्यू, उसमें बताया था कि कितना गजब का टैलेंटेड सिंगर मोहम्मद अजीज़ था या थे। और कुछ कुछ गाने उन्होंने बताए थे जो वाकई में बहुत ही अमेजिंग गाने थे। 90s के गाने थे वो, शायद 80s के या 90s के गाने थे। तो जो दो क्वालिटीज़ निकल के आती हैं जो सोनू निगम ने बताई, एक क्वालिटी सोनू निगम ने बताई, वो ये कि उनकी आवाज़ में जो पंच था, जो थ्रो था, वो अमेजिंग था, यानी कि वो किशोर कुमार की टक्कर का था। अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पंच नहीं था, उतना थ्रो नहीं था। हालांकि वो ऊंचे सुर में गा लेते थे, शायद हो सकता है किशोर कुमार से ऊपर उनका सुर का लेवल चला जाता। लेकिन जो वॉइस में थ्रो होता है वो किशोर कुमार का माना जाता है ज़बरदस्त। लेकिन सोनू ने हमने बताया कि मोहम्मद अजीज़ का थ्रो उनको टक्कर देता था। उन्होंने इवेल्युएट नहीं किया, बट मुझे लगता है मोहम्मद अजीज़ का भी बराबर में ही होगा। अब एक तो ये क्वालिटी मोहम्मद अजीज़ में कि थ्रो इतना तगड़ा, मोहम्मद रफ़ी से बढ़िया थ्रो। दूसरी क्वालिटी जी, ये मैंने खुद से डिड्यूस किया है कि क्योंकि वो मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन है, सब जानते हैं राइट। तो उनकी आवाज़ में जो क्लासिकलनेस थी, जो हरकतें थी, वो किशोर कुमार से बेटर थी, क्योंकि वो मोहम्मद रफ़ी स्कूल ऑफ सिंगिंग को फॉलो करते थे। तो अब आप ये सोचिए कि एक ऐसा सिंगर जिसके अंदर मोहम्मद रफ़ी वाली क्वालिटीज़ भी हैं, क्लासिकल टच, हरकतें सारी, और जिसके अंदर किशोर कुमार वाला थ्रो भी है। तो कायदे में, और उस टाइम पे गैप भी था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी जिंदा हो, किशोर कुमार जिंदा हो, एक गैप था इंडस्ट्री में। शब्बीर कुमार, एक सुरेश वाडेकर, एक दो और ही अनवर, एक दो और सिंगर्स थे। तो इस तरह के सिंगर को जिनकी आवाज़ में दोनों क्वालिटीज़ हैं, बहुत ऊपर होना चाहिए था। एक जैसे मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के बाद एक फोर्थ, एक नया ग्रेट बन के उभरना चाहिए था, और रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी। मेरा ये जो एनालिसिस है, ये उनके टैलेंट के बारे में नहीं है। ये मेरा जो एनालिसिस है, ये उन्हें जितनी फेम नहीं मिली, ये सोनू निगम नहीं बोला और हम सब जानते हैं कि उन्हें इतनी फेम नहीं मिली, उसके ऊपर है एनालिसिस। टैलेंट का एवेल्यूएशन, ये टैलेंट तो मैंने बोल ही दिया कि मैं कोई नहीं हूँ एवेल्यूएट करने वाला, और सोनू निगम ने, सबने बोला ही कि टैलेंट, और बल्कि टैलेंट में तो मैं अच्छा ही बता रहा हूँ कि ये दो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी। थ्रो बहुत अच्छा था, और क्लासिकलनेस, हरकतें, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी थी। लेकिन उतना उन्हें फेम नहीं मिला। उसका क्या रीज़न है? तो उसकी जो एनालिसिस मुझे समझ में आई, उसका एक रीज़न वो है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। यानी कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी जो अंदर क्वालिटीज़ है, आप उन क्वालिटीज़ के हिसाब से एक्सटर्नल दुनिया में किस तरह का फिट, किस तरह का ऑप्शन आप चूज़ करते हो एक्सटर्नल दुनिया में, अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से, जो कि एक्सटर्नल डिमांड से मैच कर जाए। तो अब उनकी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ क्या निकली? एक क्वालिटी निकली उनका थ्रो, दूसरी क्वालिटी उनकी निकली उनकी हरकतें। तो वो अपनी पोजीशनिंग उस तरह के सॉन्ग्स के लिए रखते जिनमें ये दोनों क्वालिटीज़ से वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएँ। यानी कि अपने बारे में एक ऐसी इमेज वो ला पाएँ जो कि, जिस तरह के सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी भी नहीं गा सकते, या जिस तरह के सॉन्ग किशोर कुमार भी नहीं गा सकते। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ऊंचे सुर वाले सॉन्ग्स जिसमें काम भी है, कारीगरी भी है, ऊंचे, और जिसमें आवाज़ भी ज़्यादा चाहिए। तो ऊंचे सुर वाले सॉन्ग जिसमें काफ़ी हरकतें हैं, काफ़ी वेरिएशंस हैं, तो वो किशोर कुमार से ऊपर की चीज़ हो गई। और उसमें थ्रो भी है, पंच भी है, तो वो मोहम्मद रफ़ी से ऊपर की चीज़ हो गई। तो अगर ऐसे गाने के लिए वो अपने आप को पिक करते, कोई भी जो टैलेंटेड बंदा होता है वो स्ट्रेटेजिकली इस तरह से सोचता नहीं है, क्योंकि उसका माइंड स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, पोजिशनिंग, इन चीज़ों को नहीं समझता। बट अगर वो अपने आप को ऐसी पोजिशनिंग, इस पोजिशनिंग के साथ साथ वो बाकी और 10 तरह के गाने गा सकते थे, लेकिन वो अपना मेन पोजिशनिंग उन्हें उस तरह का रखना चाहिए था। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, दो गाने हैं जो कोई सुने तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वो टी सीरीज़ की पिक्चर का गाना था, आई मिलन की रात का, कि कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। उसमें जो ऊंची आवाज़ में गाया है, अमेजिंग, आप सुनोगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना अमेजिंग असर पैदा होता है। और एक और गाना है, मितवा भूल ना जाना, कब तक चुप रहूंगी मूवी का वो गाना है, आदित्य पंचोली ने उसको गाया है, खुले मैदान में वो गा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, लवर को याद करते हुए, मितवा भूल ना जाना, मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूंगा। तो ये एक तरीके से सूफी सॉन्ग्स टाइप के हो गए, या इमोशनल हाई पिच सॉन्ग्स हो गए। इवन जो सूफी सिंगर्स हैं उनका क्या होता है कि ऊंचे सुर और हाई वेरिएशन रहता है, नुसरत फतेह अली खान टाइप, लेकिन आवाज़ में वो पंच नहीं होता। तो जस्ट इमेजिन कि एक अलग तरह के जॉनर के सॉन्ग्स अगर वो गाते, और उस तरह के फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स भी उस तरह के बनाते सॉन्ग्स। मजे की बात ये होती है कि जैसे अरिजीत सिंह के लिए स्पेसिफिक सॉन्ग्स बन रहे हैं, किशोर कुमार के लिए स्पेसिफिक सॉन्ग्स बने उस तरह के,
तो जब बंदा अपने आप को पोजीशन करता है एक तरीके से और एक दो सॉन्ग्स हिट होते हैं तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी उस पोजीशन पे लैच ऑन करते हैं। तो ये बस मेरा पॉइंट है। थैंक यू। जैसे ये गाने में थोड़ा सा गा के बताता हूँ। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलने की। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात मिलन की। एक तो ये वाला गाना था, और एक गाना ये तो मुझे बहुत मुश्किल है, मैं इसको गा नहीं पाता हूँ। मितवा मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया। धरती जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूँगा। थैंक यू।